हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइन विथ निखिल में। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि सब आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे फ्रांस की राज्य क्रांति के समय यूरोप की क्या दशा रही थी। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले यूरोप का क्या एक स्ट्रक्चर रहा था, कैसे उसकी राजनीतिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति क्या रही थी, उसके बारे में हम एक डीप थॉट्स देखेंगे और शॉर्ट नोट्स देखेंगे। ठीक है। तो इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्ट किए हैं जो इस टॉपिक पर रिलेटेड आपको पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, फ्रांस की राजक्रांति के समय यूरोप की राजनीतिक स्थिति की विवेचना करें। फ्रांस की राजक्रांति के अवसर पर पवित्र रोमन साम्राज्य का संक्षिप्त चित्रण करें। और तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, फ्रांस की राजक्रांति के समय के यूरोप की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करें। तो ये तीन क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से आ सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक परिचय देखते हैं। 1789 में आपको पता है फ्रांस का राज्य क्रांति हुई थी। उस समय यूरोप बहुत ही अन्य अन्य राज्यों में विभक्त था, जो था हैब्सबर्ग, जोलन, बुर्बो आदि अपने वंश के स्वार्थ की पूर्ति के लिए साम्राज्य विस्तार में लगे हुए थे। मतलब ये जो तीनों वंश का मैंने नाम लिया, हैब्सबर्ग, होहेंजोलर्न, बुर्बो, ये तीन राजवंश आपका यूरोप में स्थापित थे और वे तीनों राजवंश अपना अपना वंशों को फैला रहे थे, या आप बोल सकते हैं कि वो अपना प्रभुत्व जमा रहे थे। ठीक है। केवल इंग्लैंड को छोड़कर समस्त यूरोप में निरंतर शासन यद्यपि स्थापित था। ठीक है। राजाओं को सारे अधिकार प्राप्त थे और वे जनता के से शासन संबंधी कार्य में किसी प्रकार की सलाह नहीं लेते थे। मतलब क्या था कि इंग्लैंड में आपको पता है कि अभी भी आपका क्वीन का शासन है, और वहाँ पे भी और पहले के टाइम पे वहाँ पे किसी भी जनता से कोई सजेशंस लिया नहीं जाता था किसी भी चीज़ को पूछने के लिए या फिर कोई कार्य को करने के लिए। ठीक है। सभी यूरोपीय राज्यों में सामंती व्यवस्था का प्रचलन था। राजा सामंतों की सहायता लेते थे। जैसे सामंत मतलब एक आप कह सकते हैं कि अमीर वर्ग या फिर व्यापारी वर्ग, जो कि वहाँ का प्रभुत्व रखते थे और राजा का वही हेल्प भी करते थे, चाहे वो आर्थिक में हो या फिर सैनिक में हो। ठीक है। और उसके बदले उन्हें एक अच्छा जीवन भी मिलता था और वे टैक्स भी नहीं पे करते थे। मतलब कह सकते हैं आपकी पूरा सुविधा उन्हें इंग्लैंड पे मिला हुआ था, सुविधा भोगी कह सकते हैं जो। ठीक है। इंग्लैंड के लिए या फिर यूरोप में बोले। ठीक है। उस समय के प्रमुख यूरोपीय राज्य निम्नलिखित थे। कुछ उस समय के यूरोप में जो राज्य थे उनके बारे में एक थोड़ा सा आपको ब्रीफ जानकारी दे दूंगा, ताकि आप उनके बारे में भी एग्जाम में लिख सके। तो पहला था पवित्र रोमन साम्राज्य, फिर दूसरा फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली, रूस, इंग्लैंड, पोलैंड, स्वीडन, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड इत्यादि। ठीक है। इनके बारे में आपको एक ब्रीफ जानकारी दे देता हूँ। ठीक है। तो पहला था पवित्र रोमन साम्राज्य। तो पवित्र रोमन साम्राज्य क्या था उसका देख लेते हैं। पवित्र रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात यूरोप में जो अराजकता फैली, उसी समय फ्रैंक जाति के लोगों ने यूरोप के कुछ भूभागों पर अधिकार कर अपना राज्य स्थापित कर लिया। क्या हुआ, जब रोमन साम्राज्य का पतन होने लगा, तभी एक जाति जिसका नाम था फ्रैंक, वे अपनी वहाँ के भूभागों पर कब्जा करके वहाँ अपना एक साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है। इस वंश का सबसे महान राजा कौन था? तो सारलेमा था। आपके सारलेमा के बारे में सुना होगा जब आप इटली के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है। उसने अपने राज्य की सीमा का बहुत विस्तार किया और रोम तक को अपने राज्य में सम्मिलित किया। उस समय इटली के एक भूभाग में लोम्बार्ड जाति के लोग पोप को बहुत परेशान किए हुए थे। तो पोप को कौन परेशान किए हुए थे? तो एक लोम्बार्ड जाति के लोगों ने पोप को बहुत ज़्यादा परेशान किया था, और पोप ने क्या किया, फिर सारलेमा को अपनी मदद के लिए बुलाया, और सारलेमा ने पोप की बहुत ज़्यादा सहायता की। तो और पोप तृतीय ने सारलेमा को वहाँ का राज कह सकते हैं आप राजा घोषित किया, और उससे राज मुकुट पहनाकर वहाँ का उसके राज्यभिषेक किया, और सारलेमा वहाँ का शासक बन गया। ठीक है। और उसी ने पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना की। रोमन पवित्र रोमन साम्राज्य के दो महत्वपूर्ण राज्य थे। तो उसके दो महत्वपूर्ण राज्य थे, तो वे कौन कौन थे? ऑस्ट्रिया और प्रसा। ठीक है। ये दोनों राज्य यूरोप की राजनीति में सक्रिय हिस्सा लेते थे और प्रभावशाली भी थे। अब ऑस्ट्रिया और प्रसा के बारे में हम आपको कुछ कुछ बातें बता देंगे, ताकि आपको भी इसके जो यूरोप में ये राज्य थे
उनके बारे में आपको एक ब्रीफ जानकारी मिल जाए और आपको एक नॉलेज रहे, ठीक है। यहाँ पर हैब्सबर्ग वंश का शासन था। ऑस्ट्रिया में किसका शासक शासन था, कौन सा वंश का, तो हैब्सबर्ग, ठीक है। ये पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन में एमसीक्यू में। फिर ऑस्ट्रिया साम्राज्य यूरोप का एक विशाल साम्राज्य था जिसमें आधुनिक चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, बेल्जियम, इटली के कुछ भाग, लोम्बार्डी और वेनेशिया इत्यादि थे। तो ये जो मैंने आपके छोटे छोटे जो राज्य बताए जो ऑस्ट्रिया के अंदर आते थे वे ऑस्ट्रिया में थे, ठीक है, जिनमें अनेक जातियां निवास करती थीं। फ्रांस में जब क्रांति हुई उस समय द्वितीय जोसेफ ऑस्ट्रिया का सम्राट था। तो उस जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तब ऑस्ट्रिया का शासक कौन था, तो जोसेफ द्वितीय जोसेफ था। तो इसका शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 1765 से 1790 तक, ठीक है। अब हम दूसरा देखेंगे प्रशा के बारे में। तो जर्मनी में अनेक अनेक छोटी छोटी रियासतें थी, उनमें से आप प्रशा भी एक था, ठीक है। और वो लेकिन इन सभी राज्यों में प्रशा शक्तिशाली और अन्य राज्यों का अगुवा था। अगुवा मतलब एक कह सकते हैं जो लीडरशिप करता है, जो आगे अपने जो भी देश को या फिर अपने समाज को आगे लेके जाए उसे अगुवा बोलते हैं, और उसे हम शॉर्ट इंग्लिश में लीडर भी बोलते हैं, ठीक है। प्रशा पर लंबी अवधि तक होहेंजोल्डन वंश के शासकों ने शासक किया। अब प्रशा पे किस वंश ने ज़्यादा दिन तक शासन किया, तो होहेंजोल्डन, ठीक है। फेडरिक महान इस वंश का एक शक्तिशाली शासक था। तो कौन था, फेडरिक। फेडरिक जो था इस वंश का सबसे शक्तिशाली या फिर महान शासक बोल सकते हैं हमें, जिसने प्रशा को बहुत आगे यूरोप का एक शक्तिशाली देश बनाया और महान राज्य भी बनाया था, ठीक है। उसके पास एक बहुत अच्छी खासियत थी कि वो एक सैनिक संगठन बहुत अच्छा तैयार करता था, ठीक है। ऑस्ट्रिया ने हमेशा प्रशा का विरोध किया और इन दोनों युद्धों में वह प्रशा से विलग रहा। तो पहला युद्ध, प्रथम युद्ध में फ्रांस तथा द्वितीय युद्ध में ब्रिटेन ने प्रशा का साथ दिया। प्रथम युद्ध में फ्रांस की सहायता पाकर प्रशा ने ऑस्ट्रिया से साइलेसिया छीन लिया और कालांतर में ऑस्ट्रिया और रूस के सहयोग से प्रशा ने 1772 ईस्वी में पोलैंड का विभाजन किया और उसके उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया। ये दोनों युद्ध में प्रशा दो युद्ध किया और सहायता भी दूसरे देशों का लिया और कुछ कुछ राज्यों को जैसे पोलैंड का विभाजन किया और उसके भी कुछ राज्य छीन लिए, ठीक है। अब आपका चौथा राज्य था कौन सा, इटली। 18वीं शताब्दी में इटली जर्मनी की भांति कई राज्यों में विभाजित था। इसके अधिकांश क्षेत्र पर विदेशी प्रभाव थे, ठीक है। और फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसे शक्तिशाली राज्य इटली की दुर्बलता से लाभ उठाकर उसके भूभागों पर हमेशा अधिकार जमाने की चेष्टा करते थे। मतलब एक कमज़ोर राज्य पे सभी कोई अपना हाथ मारना चाहते हैं। जैसे जानते हैं आप, जस्ट एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई अगर कमज़ोर आदमी है तो उससे सब कोई लड़ना चाहता है और उसे सब जीतना चाहता है, मगर एक शक्तिशाली आदमी से कोई लड़ना चाहता है नहीं। अमेरिका से कोई युद्ध करना चाहेगा नहीं, क्योंकि वो शक्तिशाली है। अब इसी में आपका छोटा छोटा राज्य, जैसे आप अभी एक एग्जांपल मैं दूंगा, अब चाइना ताइवान पे अपना हक जमा रहा है और उसी प्रकार तो ताइवान यहाँ पे बहुत कमज़ोर है तभी तो वो हक जमा रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पे आपका इटली के साथ हो रहा था। यहाँ इटली के कुछ प्रमुख राज्य थे, उनका मैं नाम ले लेता हूँ यहाँ, पिडमेंट, वेनिस, लोम्बार्डी, नेप्ल्स और रोम, ठीक है। अब पांचवा राज्य था रूस। यद्यपि सीमा के दृष्टिकोण से यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस था, फिर भी वह यूरोप का सबसे सबसे क्या बोलते हैं उसे, कमज़ोर या पीछे वाला देश था, ठीक है। मतलब वो ज़्यादा पॉलिटिकल व्यू में भाग नहीं लेते थे। किंतु पीटर महान के अथक प्रयास के फलस्वरूप रूस की काफ़ी तरक्की हुई। पीटर महान की वजह से रूस की क्या हुई, बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। मतलब रूस को एक देश के तौर पे आगे रिप्रेजेंट किए। फ्रांसीसी क्रांति के समय रूस पर कैथरीन द्वितीय का शासन था। तो उस जब फ्रांस का युद्ध हुआ तो रूस में किसका शासन था, तो कैथरीन द्वितीय का शासन था। अब छठा जाइए पोलैंड। तो पोलैंड को कह सकते हैं कि जिस ताइवान का हाल है अभी, वैसे ही पोलैंड का हाल था। मतलब जो भी आ रहा था लूट मार करके पोलैंड से चला जा रहा था और पोलैंड को टुकड़ों में करके उसकी क्षेत्रों पर अपना अपना अधिकार जमा रहा था। तो ये शॉर्ट में मतलब मैं आपको पोलैंड के बारे में समझा दिया, ठीक है। अब इंग्लैंड, तो 1789 की फ्रांस की क्रांति के समय इंग्लैंड में पार्लियामेंट की शक्ति की स्थापना हो चुकी थी। तो मतलब जब फ्रांस का युद्ध हुआ तब इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री शासन लग चुका था। फ्रांस के साथ इंग्लैंड का पुराना विरोध था। तो फ्रांस और इंग्लैंड का आपको पता ही है कि बहुत पहले से एक कटुता थी।
ठीक है। और इस कारण दोनों के बीच उपनिवेश स्थापना के क्रम में कई युद्ध भी हुए। तो उपनिवेश मतलब अपना अपना प्रभुत्व जमाने के लिए कि दूसरे के देश पे कैसे हम अपना प्रभुत्व जमा सके, इसीलिए दोनों देश में यह कटुता थी। अब आ जाते हैं सबसे मेन टॉपिक इसका। क्रांति के समय यूरोप का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन, ये आपको अलग अलग भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे राजनीतिक जीवन के बारे में आप बता दीजिए, या फिर आर्थिक, या फिर धार्मिक, ऐसे आपको अलग अलग कर सकता है। तो मैंने अलग अलग ही बताया है, आप इसे आराम से देख सकते हैं, ठीक है। राजनीतिक जीवन के बारे में देखते हैं। तो राजनीतिक जीवन फ्रांस यूरोप का दो भागों में बटा हुआ था। एक आपका सामंती वर्ग थे और एक सामाजिक वर्ग, जिसमें दोनों में सामंत लोगों का ही प्रभुत्व था। सामंत लोग राजनीतिक पदों पर अपना बड़े बड़े पदों पर वे विराजमान थे, और वे छोटे लोगों पर हमेशा शोषण करते रहते थे। उनका एक ही मकसद था कि दूसरों से शोषण करे, दूसरों से ज़मीन छीने और अपने खाना पूर्ति अपने करें, और वे अमीर हो जाएं ज़्यादा से ज़्यादा। उसी प्रकार समाज में भी उनका वही प्रभुत्व रहा था कि वे समाज में अपना दावेदारी बहुत ज़्यादा पेश करते थे, और किसी को भी अपने आगे वे आने नहीं देते थे, ठीक है। और फिर आप देख सकते हैं शासन के मुख्य सिद्धांत स्वेच्छाचारी थे और शोषण था, ठीक है। राजा को वहाँ एक नाम मात्र की तरह था, और मेन काम वहाँ के सामंत ही करते थे लोगों पे, चाहे वो टैक्स लेना या फिर अत्याचार करना, उनका शोषण करना, ये सारे काम आपके सामंत लोग ही वहाँ के करते। तो यही ओवर एक राजनीतिक जीवन रहा वहाँ पे, और सामंत लोगों का ही वहाँ प्रभुत्व बना रहा, ठीक है। अब आ जाइए आप दूसरा, सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन वहाँ का वैसा ही था जैसा कि राजनीतिक जीवन था। तो समाज दो भागों में विभक्त था, एक श्रीमानों का जिसे हेब्स कहते हैं, और श्रीहीनों का। तो श्रीमानों का आप कह सकते हैं कि एक प्रतिष्ठित वर्ग, और श्रीहीनों का मतलब हीन मतलब एक लो कैटेगरी वर्ग, ठीक है। श्रीमानों में आपका आ जाते हैं आपका सामंत पादरी लोग, जो कि उच्च पदों पर रहते थे। सामंत व्यापार करने वाले अमीर वर्ग, और पादरी आपको पता है कि जो पूजा पाठ, जो धार्मिक कार्यों से जुड़े रहते थे, उनका स्थान था, ठीक है। इसमें एक टर्म आता है कुलीन। कुलीन वर्ग को वहाँ का एक कह सकते हैं कि मिडिल मैन था, मतलब उसे उच्च पद मिलते भी थे और नहीं मिलते थे। उसमें कोई मतलब प्रेशर नहीं रहता था कि आपको नीचे ही रखा जाएगा। उस टाइम उनको भी एक सामान्य अवसर भी दिया जाता था पद को लेने के लिए, ठीक है। और कुलीन वर्ग में भी दो प्रकार थे, उच्च कुलीन और निम्न कुलीन। तो उच्च कुलीन में आप समझ सकते हैं कौन आ जाते हैं। तो उच्च कुलीन में वही आएंगे जो आपका उच्च पद को ग्रहण करेंगे या फिर एक अपर पोस्ट में होंगे। और निम्न कुलीन मतलब जो सामान्य जीवन टैक्स पेयर रहेंगे, जो ऐशो आराम की ज़िंदगी को नहीं जी रहे होंगे, ठीक है। अब कुलीनों की तरफ पादरी में भी दो वर्ग था, उच्च पादरी और निम्न पादरी। तो उच्च पादरी आपका जो राजा के राय मशवरा देते में आगे रहते थे, और निम्न पादरी जो आम लोगों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है। और इसी प्रकार वहाँ का सामाजिक स्थिति अप्स एंड डाउन्स होते रहता था। वहाँ भेदभाव का सिचुएशन हो चुका था, और यही एक कारण रहा था कि जो निम्न वर्ग के लोग थे वे कुछ ज़्यादा ही अपने आप को निम्न समझने लगे थे। वे सोच रहे थे कि उनको हमेशा घृणा की नज़रों से देखा जाता था, और इसी की वजह से उनमें एक के विरोध की भावना आई, और वे लोग एक क्रांति की ओर बढ़े, जिसे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। अब एक आर्थिक जीवन पे देख लेते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अगर जो वहाँ का प्रभुत्व समाज है, जैसे कि सामंतों का, वे ही आर्थिक स्थिति से मजबूत होंगे, राजा आर्थिक स्थिति से मजबूत होगा। और वही हुआ, सामंत लोग सारा कोई टैक्स नहीं देते थे, बाकी जितने भी निम्न वर्ग के लोग थे उन्हें उनसे वे टैक्स दिलवाते थे, ठीक है। तो सारा पैसा तो एक ही जगह के एक ही आदमी के पास आ गया, सामंतों लोग के पास ही आ गया। उससे क्या हुआ, आर्थिक स्थिति बहुत ही यूरोप की बहुत दयनीय हो गई, और इसी की वजह से एक क्रांति की सिचुएशन, या बोले आप क्रांति के बादल यूरोप में छाने लगे, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट वाइज दे दिया है, आप उसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नोट्स बनाना होगा, नोट्स भी बना लीजिएगा, ठीक है। अब धार्मिक जीवन क्या था। धार्मिक जीवन में तो जो यूरोपीय समाज था, वो बहुत सारे धार्मिक पार्ट्स में बटे हुए थे, जैसे ईसाई, यहूदी, फिर मुस्लिम रहते थे यूरोप में, ठीक है। ईसाई धर्म का वहाँ पर बोलबाला ज़्यादा था। तो तुर्क लोग क्या थे, वहाँ वो लोग इस्लाम को ज़्यादा मानते थे, ठीक है। और यहूदी पूरे यूरोप में फैले हुए थे, उनका कोई एक पार्टिकुलर नहीं था। तो ईसाई धर्म भी तीन संप्रदायों में विभक्त था, एक रोमन,
फिर दूसरा रोमन कैथोलिक, फिर दूसरा हो गया ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, और थर्ड हो गया प्रोटो स्टेट। ठीक है, तो इन संप्रदायों को धर्मावलंबियों में अक्सर कटुता रहती थी, मतलब आपस में मतभेद वो लोग करते रहते थे। जैसे कि आप तीन आपका धर्म वहाँ एक ही साथ रहेगा तो कुछ ना कुछ तो मतभेद बना रहेगा। मैंने आपको एक ब्रीफ में समझा दिया है, आप पॉइंट को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब लास्ट इसका है सांस्कृतिक जीवन। तो 18वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में शिक्षण संस्थाओं का प्रसार हो चुका था, लेकिन कैथोलिक देशों में ये शिक्षण संस्थाएं चर्च के अधीन थे। ऐसी अवस्था में यह संभव नहीं था कि शिक्षणालय बुद्धि स्वतंत्र के केंद्र बन सके। इस समय के अधिकांश विद्यालयों का वातावरण संकुचित था, उनमें कुलीनों की संतानों ही शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। मतलब एक सांस्कृतिक जीवन क्या बन गया था कि उच्च वर्ग के लोग को अच्छा शिक्षा मिलेगा और निम्न वर्ग को तो शिक्षा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। तो मतलब शैक्षणिक स्थान पर भी उन लोगों को बहुत ज़्यादा भेदभाव की नज़रों से देखा जाने लगा। निष्कर्ष आप अपने हिसाब से लिखिएगा, मैंने निष्कर्ष यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि हर एक को अपना अपना ओपिनियन होता है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस टॉपिक को एंड करना चाहता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक अच्छे से ब्रीफ क्लास में दूंगा और एक आपको पर्टिकुलर वीडियो दूंगा ताकि आप अच्छे से पढ़ सके और एग्ज़ाम को दे सके। सो अगर आपको मेरी इसी तरह वीडियोज़ को अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, इससे मुझे अलग तरह की मोटिवेशन मिलती है। सो थैंक यू।